वेलकम टू एक चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग को पता होगा, हम लोगों ने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे हिस्ट्री का लगभग सारा का सारा ख़त्म कर लिए। और जो भी थोड़ा बहुत बचा होगा बीच बीच में मैं क्लास देकर उसका स्टैटिक वगैरह भी सब खत्म कर दूंगा। और उसके बाद आप लोग के हैवी डिमांड के बाद ज्योग्राफी के क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर बीपीएससी में सवाल आए हुए हैं तथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तथा उससे पहले मैं बहुत आप लोग को धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो कि आप लोग लास्ट वीडियो पर इतना सारा प्यार और सपोर्ट बरसाएं हम पे, ठीक है। और जो लास्ट जो समरी वाला वीडियो है उसका कमेंट देकर तो हमको मज़ा ही आ गया। इसी तरह कमेंट करते रहिए, मेरे को सपोर्ट करते रहिए। मैं पढ़ाने को बिल्कुल इतनी अच्छी तरीक़े से आप लोग को पढ़ा दूंगा ना दोस्त, कि मतलब जब भी एग्ज़ाम में आप बैठिएगा ना तो आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखो, बीपीएससी ने अपना सिलेबस वो जारी कर दिया है कि हम जो सवाल पूछेंगे प्राइमरी टीचर में पूछेंगे 8 तक लेवल का, और जो हम 10th का पूछेंगे 12 तक लेवल का। तो आप जो भी बिहार का एससीईआरटी बुक है डायरेक्ट उतना पढ़ जाइए, और कहाँ से सवाल आएगा। और जो खूब सवाल आएगा तो आपका बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद भी कुछ सवाल आएंगे तो वो भी स्टैटिक वगैरह का जो पोर्शन है धीरे धीरे हम करा ही देंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ होंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, बाकी आप अपने अनुसार अधिक से अधिक मेहनत करते रहिए। बाकी हमसे जितना हो रहा है मैं आप लोगों के लिए तत्पर हूँ हेल्प करने के लिए। तथा थोड़ा वीडियो आने में देर हो जाती है, थोड़ा बिजी शेड्यूल आजकल चल रहा है, इसी की वजह से उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बाकी धीरे धीरे सब कुछ आपको टाइम के अनुसार हम कंप्लीट कर देंगे। हो सकता है 2 या 3 दिन के बाद जो 7th क्लास का मेरा समरी का जैसे कि जो चल रहा है, यानी कि साइंस का समरी 7 क्लास का आने वाला आएगा आप लोग का, ठीक है। तो बिना देर किए अब क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आज ये हम लोग का पहला क्लास है ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो जो भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे ज्योग्राफी को आप जानते हैं कि 2 भागों में बांटा गया है। एक भारत का ज्योग्राफी हो गया और एक विश्व का ज्योग्राफी हो गया। तो बीपीएससी बोला है कि हम भारत के ज्योग्राफी से सवाल पूछेंगे। तो हम ऐसा नहीं है कि विश्व का ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो प्रायोरिटी हम लोग का रहेगा वो भारत का ज्योग्राफी रहेगा। उसको ये जैसे ही ख़त्म हो जाएगा हम लोग जस्ट उसी के बाद विश्व का ज्योग्राफी भी स्टार्ट करेंगे। तो भारत का ज्योग्राफी कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले उसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे, फिर भौतिक विभाजन पढ़ेंगे। भौतिक विभाजन में ही सारा कुछ मेरा घाटी पर्वत शिखर नदी नाला जितना भी है सब आ जाएगा। सो ऑन, ऐसे आगे आगे चलते रहेगा। तो जैसे जैसे कि इस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं तथा हमको लगता है कि वो सवाल आगे आ सकता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तथा स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला सवाल है यहाँ पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना स्थान है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कितना स्थान है। तो जो राइट आंसर होगा मेरा 7वां स्थान है। तो 7वां से पहले ऐसा नहीं है कि केवल यही सवाल आएगा, पूछ देगा कि दूसरा स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान किसका है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा मैप पर देख के चलते हैं। तो जैसे कि चलते हैं तो यहाँ पे देखिए, भारत मेरा यहाँ पे है, प्यारा भारत मेरा यहाँ पे। तो इसको याद करने के लिए देखिए, 4 जो देश है हमसे ऊपर है और 2 देश है हमसे नीचे है। यानी कि जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे चाइना, रसिया, कनाडा और यूएसए, ये 4 देश हमारे ऊपर है और 2 देश ये वाला नीचे है। यानी कि 4 और 2 6 देश के बाद हमारा नंबर आएगा, यानी कि 7वां नंबर पर मेरा होगा। और 7वां के बाद भी अगर कोई पूछ देगा कि भारत के बाद क्षेत्रफल में कौन सा बड़ा देश है, तो वो होगा, मतलब भारत से छोटा देश है तो हो जाएगा कजाकिस्तान और अल्जीरिया। ठीक है, आप लोग आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। इस 7वां याद करने के लिए हम बताएं, उसको 7 को 2 भागों में बांटेंगे, 4 और 2, और एक हम बीच में रहेंगे। 4 हमसे बड़ा और 2 हमसे भी बड़ा, अब बीच में हम लोग हैं, यानी कि 7वां स्थान पे हम हैं। ये जैसे मैप देखने के लिए ये बता दिए हम कि आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे कि हमारा जब विश्व में 7वां स्थान हो गया तो हम आखिर जो भारत का क्षेत्रफल है, संसार का क्षेत्रफल का 2.4% पर भारत निवास करती है। यानी कि सॉरी एक सेकेंड, भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक, आखिर जनसंख्या यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर पूरा संपूर्ण मानव जाति का जनसंख्या है वो है जो 17% भारत में निवास करती है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो आप ऑप्शन वगैरह यहाँ पर देख लिए होंगे। यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कौन सा उत्तर में है कर्क रेखा के।
तो उसका जो राइट आंसर होगा मेरा मणिपुर होगा। लेकिन इसको समझने से पहले हम एक मैप देखते हैं कि आखिर कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। आई होप कि ये मैप आप लोग को नज़र आ रहा होगा। जैसे कि कर्क रेखा जो गुजरती है, पहला राज्य आएगा मेरा गुजरात, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे राजस्थान लगता है, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद यहाँ पे आएगा त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य है, इससे होकर गुजरती है। तो ही मेरा सवाल पूछा था कि कौन सा राज्य उत्तर में पड़ता है, तो उत्तर में देखिए यहाँ पे मेरा मणिपुर ऑप्शन में है, तो यानी कि हमारा हो जाएगा सही आंसर मणिपुर। तो कर्क रेखा ये आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, सवाल पूछता है इससे। ठीक, आगे की ओर चलते हैं। जैसे ही नेक्स्ट सवाल मेरा है कि जो भारतीय मानक समय है निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त इलाहाबाद के नैनी से होगा। तथा ये कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, थोड़ा सा हम इसको भी देख लेंगे, कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है भारत का जो मानक समय है। तो पहला यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। तो टोटल ये मेरे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि जो भारत का मानक समय है ग्रीनविच जो टाइम होता है उसमें कितना अंतर होता है। तो ये जो 5.5 घंटा मेरा यहाँ का टाइम आगे होता है। ठीक, और ग्रीनविच पर 1 बजेगा, तो यहाँ पे मेरे यहाँ 5 जोड़ लीजिए, 5 1 6 6:30 बजेंगे यहाँ पे। ठीक, आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बीपीएससी का ये पूछा हुआ फेवरेट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है मेरा, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म कौन सा है, यानी कि नेपाल से कौन से राज्य हैं जो अपना सीमा साझा करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो होगा सिक्किम और बिहार। जैसे कि हम मैप में यहाँ पे ऊपर में जैसे मैप देख सकते हैं, मैप में मेरा यहाँ पे दिया गया है, जैसे यहाँ पे हमारा प्यारा नहीं नेपाल है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश टच करता है, बिहार टच करता है, और इधर से मेरा सिक्किम टच करता है। तो यही दोनों का पेयरिंग दिया हुआ है ऑप्शन में, बिहार और सिक्किम। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का कौन सा मतलब सीमा है वहाँ पे, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है दोस्त वो रेड क्लिफ रेखा है, मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच में स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय मानक समय याम्योत्तर नहीं गुजरती है। कौन कौन मतलब किस से नहीं गुजरती है। तो थोड़ा देर जैसे हम लोग पहले ही देखे, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो हो जाएगा मेरा महाराष्ट्र, क्योंकि आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है यहाँ पे, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारत का सुदूर दुरुस्त दक्षिण बिंदु कौन सा है, यानी कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो हो जाएगा मेरा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है, तो ग्रेट निकोबार यानी कि बड़ा निकोबार में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है। तो अभी जैसे कि हम तुरंत बताएं, बड़ा निकोबार में स्थित है, तो ये मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम में इंगित है। तो इस सवाल को देखने से पहले हम मैप देखते हैं कि मैप में हमारा पूछ रहा है सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम में कौन सा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा जो अरुणाचल प्रदेश हो रहा है सबसे पूर्व में हो रहा है, इससे पूर्व तो कुछ है नहीं, तो हमारा जो एक पूर्व वाला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में होगा। और पश्चिम में होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान भी है, गुजरात भी है, लेकिन कंपेयर कीजिएगा तो गुजरात थोड़ा सा आगे निकला हुआ है, तो ये मेरा गुजरात हो जाएगा, यानी कि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात। ठीक है, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। आगे नेक्स्ट में मेरा क्या क्वेश्चन था, नेक्स्ट में मेरा क्वेश्चन है, ये हो गया था, ये भी हो गया, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त, यानी कि जो पूछ रहा था पूरब में मेरा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और उसमें हो जाएगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं, तो कहाँ पे मिलते हैं, वो मिलते हैं कन्याकुमारी में। कभी टाइम मिले भारत भ्रमण के लिए तो कन्याकुमारी जरूर जाइए आप लोग, देखिए क्या सौंदर्य नज़ारा है वहाँ का। ठीक है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, निम्न में से वह राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं कर सकती है, मतलब नहीं करती है। तो आप जब नॉर्थ ईस्ट का मैप देखिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा कि आखिर कौन सा साझा नहीं करती है। तो अगर कि हम बांग्लादेश के पास आते हैं, जैसे कि मैप मेरा ऊपर में है, बांग्लादेश के पास यहाँ पे आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मेरा बांग्लादेश है। उसके देखिए कौन सा शेयर करता है उसके पहले देख लेते हैं, मेघालय है, उसके बाद यहाँ पे आइएगा मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है,
यही है, यानी कि जो मणिपुर, नागालैंड वगैरह है मेरा नहीं साझा करता है। तो अगर हम ऑप्शन में देखते हैं कि कौन कौन सा मेरा ऑप्शन वहाँ पे दिया है, तो उससे हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक। यानी कि देखिए, हाँ, मणिपुर ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि साझा नहीं करने वाला, तो मणिपुर यहाँ पे मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितनी बार सवाल पूछा गया है। और हाँ, नॉर्थ ईस्ट का जो मैप होगा, कभी मेरे को टाइम मिलेगा तो बता दूंगा, जैसे कि जो SCRT वाला क्लास चलेगा उसमें हम आप लोग को बता देंगे। नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे सवाल आते हैं, कौन सा बर्मा से टच करता है, कौन सा बांग्लादेश से टच करता है, ये सब सवाल। तो नॉर्थ ईस्ट पर थोड़ा सा आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए। रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच में स्थित है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत का सीमा निर्धारित करते हैं, तो भारत के साथ जो निर्धारित करते हैं वो अफगानिस्तान का सीमा निर्धारित करते हैं। डूरंड लाइन का जो निर्धारण हुआ था 1893 ईस्वी में सर डूरंड के द्वारा निर्धारण हुआ था। उस समय जो इसका जो सीमा टच होती थी, सॉरी मैं ये थोड़ा सा गलत बोल दिया, ये जो मेरा निर्धारण होती है भारत का, यानी कि अफगानिस्तान, नहीं सही बोला हूँ मैं। उस समय क्या हुआ था, पाकिस्तान और भारत जब एक में था, तो उस समय भी ये इसका ही निर्धारण हुआ था 1893 ईस्वी में, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्या मेरा, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा उदाहरण है, कौन सा सीमा रेखा का उदाहरण है। यानी कि जैसे कि ऑप्शन है अध्यारोपित सीमा, पूर्ववर्ती सीमा, परवर्ती सीमा, अवशिष्ट सीमा। तो इसको हम जानने से पहले हम समझेंगे कि कौन कौन सा, मतलब सीमा के क्या क्या टाइप होते हैं। तो यही 4 टाइप होते हैं, अध्यारोपित सीमा, परवर्ती सीमा, पूर्ववर्ती सीमा और अवशिष्ट सीमा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त, भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा अध्यारोपित सीमा होता है। अध्यारोपित सीमा उस सीमा को कहते हैं जो किसी बाहरी आदमी यानी कि दूसरे शक्ति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे कि हम 2 भाई हैं, अगर के मुखिया जी आकर बंटवारा कर दिए, तो हम दोनों के बीच जो सीमा बनेगा वो अध्यारोपित सीमा बनेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। वहीं पे एक आता है पूर्ववर्ती सीमा। पूर्ववर्ती सीमा क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा स्थल जहाँ पे मतलब प्राकृतिक रूप से वो अलग हो चुका है, मान के चलिए या तो कोई पहाड़ हो या कोई नदी हो या कुछ हो, तो ये पूर्ववर्ती सीमा होगा। तो पूर्ववर्ती सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण जानते हैं क्या है, USA और कनाडा। अगर कि आप मैप में देखिएगा, यहाँ पे शायद मैप नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, तो ये होगा कनाडा मेरा, ये हो गया USA। इसके बीच में जो ये समुंदर गुजर रहा है, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से इन दोनों को अलग कर रहा है, तो ये मेरा हुआ पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती सीमा का उदाहरण, ठीक है। और परवर्ती सीमा का उदाहरण क्या होता है, ऐसे 2 भूखंड, जैसे मान चलिए एक भूखंड ये हो गया, ये और एक ये हो गया, कि जो इन दोनों का संस्कृति आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलता, मतलब समझिए कि 1% भी नहीं मिलता। तो सबसे विवाद वाला कोई अगर के जगह कोई सा है सीमा, तो वो हो जाएगा मेरा परवर्ती सीमा, ठीक है। अध्यारोपित सीमा भी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा परवर्ती सीमा में आपस में कल्चर के रूप में लोग लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो इसका एक अच्छा सा परवर्ती सीमा का मेरा उदाहरण हो जाएगा कनाडा और अलास्का, दोनों का मतलब बिल्कुल संस्कृति एक में नहीं मिलता। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है मेरा अवशिष्ट सीमा। अवशिष्ट सीमा किसको कहते हैं, मतलब ऐसा सीमा जो नाम मात्र का हो, उसका कुछ वैल्यू है नहीं। जैसे कि मान चलिए तिब्बत और चीन का, तिब्बत और चीन का जो सीमा है, यानी कि तिब्बत और चीन का बॉर्डर है, लेकिन तिब्बत तो चीन के ही अंडर में आ जाता है, यानी कि बॉर्डर होते हुए भी इसका कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि अवशिष्ट सीमा है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन रेखा करती है, कौन सा रेखा भारत और चीन के बीच में होता है, तो है मैकमोहन रेखा, ठीक। आशा करता हूँ आप लोग इतना समझ गए होंगे। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद आगे आप लोग देखिए, ठीक है। उसके बाद जो सवाल है मेरा, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों यानी कि नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, कौन सा मिलती है, आप जल्दी से ऊपर में जाएं, मैप देखें, उसके बाद हमको बताएं, ठीक है। मैं ये सवाल नहीं बता रहा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं, कौन सा कहते हैं, मैं यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी राइट आंसर होगा, गोंडवाना लैंड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल मेरा है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तो ये विभाजित है टोटल 4 प्रदेशों में। जैसे कि ऊपर में जब जाते हैं जैसे हम मैप आपको निकाल कर दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैप में आइएगा
तो मैप का तो एक जो हिस्सा आएगा ये पर्वतीय क्षेत्र यानी कि जो हिमालय का क्षेत्र है वो हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद जैसे ही उसके नीचे में जब आप आते हैं, नीचे में जब आइएगा तो यहाँ पे सब मैदानी क्षेत्र मिलेगा। तो दो टाइप का था, यहाँ पे ये हो गया। और उसके बाद जैसे ही दक्षिणी भारत की ओर आप जब जाइएगा तो ये प्रायद्वीपीय भारत यानी प्रायद्वीपीय पठार के रूप में देखने को मिलेगा। तो ये तीसरा टाइप हो गया। और चौथा टाइप क्या होगा, जैसे कि हम लोग का जो एक लक्षद्वीप समूह है यानी कि बीच में है, वो द्वीप है जो आइलैंड है, और उसके बाद और हम लोग बढ़ते हैं इधर पोर्ट ब्लेयर वगैरह तो द्वीप है। तो एक वो तट और द्वीप का जो टाइप हो गया वो चौथा टाइप हो गया। तो टोटल हम लोग का कितना टाइप हो गया, 4 टाइप हो गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, याद हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा कौन सा सवाल है, यहाँ तक हम कर लिए थे। हाँ, नेक्स्ट सवाल है उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं तराई में। आप लोग बहुत सारे लोग को तो ये नहीं समझ होता, ये पताल तोड़ कुआं होता क्या है। पताल तोड़ कुआं उसको बोलते हैं जहाँ पे भूमि से स्वतः ही पानी निकलते रहता है, रिसते रहता है। यानी कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में जाइएगा तो कभी कभी बरसात के दिनों में नहीं तो कभी कभी तो 12 मास तक देखिएगा ना कि ज़मीन से पानी निकलते रहता है, ऊपर निकलते रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पताल तोड़ कुआं। तो ये कहाँ से होता है, तराई में, उत्तराखंड में। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हिमालय की संरचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है। तो हो जाएगा राइट आंसर मेरा बृहद हिमालय श्रेणी। ठीक, उसके बाद ये मेरा लास्ट सवाल था। आज शायद कुछ कम सवाल ही होंगे, आज पहले का दिन है इसलिए थोड़ा कम ही रखें। नेक्स्ट क्लास से एज इट इज़ हम 40-50 क्वेश्चन या 30 से 40 क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को। तो कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तथा हमसे कनेक्टेड रहें। 100% आपका बिहार का शिक्षक बनने वाले हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।